अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो शामदीद कहते हैं आपको स्टेट से मार्केटिंग पॉडकास्ट में। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है साकिब बिन नासिरुल्लाह साहब, जो कि स्टेट से मार्केटिंग के सीईओ और इसके अलावा जो अब्दुल्ला विलेज प्रोजेक्ट है उसके हैं चेयरमैन। तो आज हम उनसे सवालात करते हैं अब्दुल्ला विलेज के रिलेटेड, भी उनसे अपडेट्स वगैरह जानते हैं अब्दुल्ला विलेज की। और इसके अलावा आज वो हमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड आगाही भी देंगे, जितने नॉलेज है हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं हमारी पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शहबाज मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। वैसे तो आजकल जो हो ना, अब यंग जनरेशन ही वीडियोस पे लगे हुए हो। चले, हमें भी आपने याद कर लिया, आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि अब्दुल्ला विलेज के सारे हकायक आज मैं बयान करूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। तमाम खूबियाँ खामियाँ जो कुछ भी है, कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या काम हुआ, किस तरह हमने और क्यों स्टार्ट किया, इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में सारा कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमें तो ये पता है कि आप स्टेट से मार्केटिंग के सीईओ भी हैं। आप इसके अलावा अब्दुल्ला विलेज के चेयरमैन हैं। तो और कौन कौन सी कंपनी आप ओन करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आप उन्हें कौन कौन सी अपनी किस किस कंपनी से कौन कौन सी फैसिलिटी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ये बता दें कौन कौन सी कंपनी के आप ओनर हैं। जी तो शहबाज, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, स्टेट सेफ जो है ना, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जो पहली कंपनी हमारी है आजकल, वैसे तो हमने स्टेट सेफ मार्केटिंग सबसे पहले लॉन्च की थी, लेकिन अभी स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज बना दी है और तमाम कंपनियां उसके अंडर दे दी हैं। अब स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी पहली कंपनी है। अच्छा, स्टेट सेफ मार्केटिंग। अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड, रियल स्टेट जिसको कहा जाता है, प्लॉट ख़रीदने से लेकर घर बना के चाबी हवाले करने तक जो कुछ भी उसमें मटेरियल लग रहा है, वो सारा स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अपना होता है। अब उसको हम डिफ़ाइन करें तो स्टेट सेफ मार्केटिंग सिर्फ प्रॉपर्टी को डील कर रही है, जिसके अंदर आपका प्लॉट्स वगैरह, फ्लैट्स, घर, इस चीज़ को स्टेट सेफ मार्केटिंग डील करती है। अच्छा, उसके बाद फिर स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शंस आती है। स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शंस जो हमारी कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन का जितना भी मामला होता है उसको डील कर रही है। चाहे वो आपने घर बनाना है, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, ग्राउंड प्लस 10 बिल्डिंग क्यों नहीं बनानी, तो सारा स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी उसको डील करती है। अच्छा, उसके बाद स्टेट सेफ कंक्रीट, ये हमारी एक एक्चुअली चौथी कंपनी है, स्टेट सेफ कंक्रीट, जो सिर्फ इस चीज़ को डील करती है जो आपका ब्लॉक यूज़ हो रहा है आपके घर बनाने में या बिल्डिंग बनाने में, वो हमारा अपना ब्लॉक होता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक हम बना रहे हैं। इसके अलावा जो तैयार छतें होती हैं वो स्टेट सेफ कंक्रीट के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा पिलर्स वगैरह स्टेट सेफ कंक्रीट में आ जाते हैं। उसके बाद स्टेट सेफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हम अगर लें तो इसके अंदर आपके जितने वॉलपेपर्स होते हैं आपकी दीवारों पे, दीवारों की डिज़ाइनिंग, इसके अलावा जो फोर सीलिंग का काम होता है, और हर तरह की फोर सीलिंग, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी की फोर सीलिंग, वो हमारी स्टेट सेफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग देख रही है। उसके बाद फिर स्टेट सेफ इंजीनियरिंग। स्टेट सेफ इंजीनियरिंग में आपके जितने ये शेड आते हैं लोहे के बड़े बड़े, और इसके अलावा अगर कोई बड़ी हाउसिंग स्कीम है, उसकी जो चार दीवारी लगती है, बाउंड्री वाल, उसको कंप्लीट करना, एक वो लोहे की बाड़ लगती है वो प्रोवाइड करना, लगा के देना, ये सब कुछ स्टेट सेफ इंजीनियरिंग डील कर रही है। तो ये हमारी तमाम कंपनी है जिसके थ्रू हमारे जितने ये नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, वो जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वन विंडो सोल्यूशन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लाट आपको यहाँ से मिल जाएगा, घर आपका हमारी दूसरी स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी वो बना के दे देगी, स्टेट सेफ कंक्रीट से ब्लॉक और बाकी चीज़ें, और स्टेट सेफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग से आपके जो घर की अंदरूनी सजावट है वो हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग का भी फिर घर के अंदर काफ़ी रोल है, जैसे इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बरिंग का काम, तो ये चीज़ें भी हम देख रहे हैं। तो वन विंडो सोल्यूशन, स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सर मेरे नॉलेज के मुताबिक तो स्टेट से मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बड़े बड़े बिल्डर्स को प्रोजेक्ट डील करती है। जैसे कि आप ले लें जीएफएस बिल्डर्स, अलअसर ग्रुप ऑफ कंपनीज आप डील कर रहे हैं। इसके अलावा लखानी, साइमा, किंग्स गार्डन और गुलमोहर ग्रुप के साथ भी आप काम कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि आप इतना लो कॉस्ट प्रोजेक्ट अब्दुल्ला विलेज लॉन्च करने का मकसद क्या था आखिर आपका। जी शहबाज, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेट सेफ मार्केटिंग जो है ना, किसी भी छोटे बिल्डर के साथ काम ही नहीं कर रही, जितने भी हैं बड़े बिल्डर्स के साथ काम कर रही है।
इसमें GFS। अब जो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इस वक्त बैरियर टाउन को भी बीट कर चुका है। एक कैपिटल के हवाले से, एसेट्स के हवाले से बैरियर टाउन का नाम रह गया, लेकिन GFS आगे चला गया। क्योंकि कराची को हम सिर्फ देखते हैं तो कराची के अंदर तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट GFS लॉन्च कर चुका है। हर प्रोजेक्ट की टाइम से कब्ज़ा दे रहा है और टाइम पर लीज दे रहा है। अच्छा, उसके बाद गुलमोर ग्रुप ऑफ कंपनीज, गुलमोर ग्रुप है जो पूरा, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। अब गुलमोर ग्रुप में हम देखें, गुलमोर गार्डन लॉन्च किया इन्होंने, गुलमोर सिटी जब लॉन्च किया तो उसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स बनाए। अभी लास्ट भी एक पोलो हिल ब्लॉक लेके आए हैं। इसके अलावा गुलमोर ग्रीन्स, फिर अलसर ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा साइमा, लखानी, किंग्स, जितने भी बड़े बिल्डर हैं इनके साथ स्टेट सेफ मार्केटिंग काम कर रही है। अब छोटे बिल्डर के साथ काम करने की एक वजह तो ये भी है कि छोटे बिल्डर के मसले मसाइल यार बहुत होते हैं। अगर उनकी NOC क्लियर है तो ज़मीन में रोल है, ज़मीन क्लियर है तो NOCs नहीं है, और कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मसला होता है। बेसिकली अब हम तो हैं कंसल्टेंट, सेलर तो हम हैं नहीं, तो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक बंदा है, उसको प्रॉपर्टी का इल्म नहीं है, वो हमारे पास आता है तो हमने उसको अच्छी सर्विसेज देनी है। तो वो मतलब एक एनालिसिस मार्केट का करके जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, किसी किस्म का कोई फ्रंटेंटल पहलू नहीं है, वो निकाल के हम उनको देते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और टोटल उसकी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि कल को कोई भी इशू हुआ तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। तो अब अब्दुल्ला विलेज की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ज़ाती तौर पर तल्लक एक पाकिस्तान की फ़ोर्स, पाकिस्तान नेवी, उसके साथ है। रिटायर्ड हूँ मैं पाकिस्तान नेवी से, और मेरा सर्कल भी सारा वो ही है। अब मैं पाकिस्तान नेवी के अंदर रहा हूँ, मुझे पता है लोगों के साथ क्या मसले मसाइल हैं। तो फिर दोस्त वगैरह मेरे कोर्समेट वगैरह यहाँ पे आते थे मेरे पास ऑफिस में, और उनका यही कहना था, यार तुम तो रह के आए हो, हमारी सैलरीज का तुम्हें पता है, बजट का पता है, तो ये जो तुम्हारा एक 10 साल का एक्सपीरियंस है, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये थोड़े हाई लेवल के हैं, एक फ़ौजी के बजट से बाहर जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आओ जो हम अफोर्ड कर पाएँ। तो उनकी इस परेशानी को देखते हुए अब्दुल्ला विलेज हमने लॉन्च किया। अच्छा, इसको अब्दुल्ला विलेज को मतलब मुख्तलिफ पहलू से देख कर हमने लॉन्च किया है। तो ये प्रोजेक्ट मेन तो सिर्फ हमारे जितने भी फ़ौजी बरदरान हैं उनके लिए है। उसके अलावा जो एक मिडल तबका है हमारा, या मिडल लाइन से भी नीचे है, उस तबके के लिए हमने अब्दुल्ला विलेज लॉन्च किया है। तो सर आपने जैसे कि बता दिए कि आपने नेवी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे पाक आर्मी के लिए लॉन्च किए ये प्रोजेक्ट, तो मैं भी अक्सर देखता हूँ कि आप जगह जगह पे पाक नेवी को नवाजते रहते हैं दिल खोल कर। तो मेरा ये सवाल है पर्सनली आपसे कि आप इसको क्या एज अ बिज़नेस नहीं लेते? जैसे कि आप बाकी बिल्डर्स को देखें, वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए लॉन्च करते हैं, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है। आप, मैंने जितना भी बार भी देखा, आप हमेशा पाक नेवी को फैसिलिटेट करते हैं जितना आपसे हो सकता है। तो आप इसको एज अ बिज़नेस क्यों नहीं लेते? नहीं शाबाश, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान नेवी को सिर्फ हम नहीं नवाज रहे, हम तमाम जितने भी हमारी फोर्सेस हैं ना उनको नवाज रहे हैं। एक्चुअल में जो हम एक ऑफ़र लगाते हैं अक्सर, डिस्काउंट ऑफ़र, या जो डिस्काउंट पैकेजेस हमारे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, उस पर सरकारी मुलाजमीन लिखा होता है। तो सरकारी मुलाजमीन हम काउंट किस किस को कर रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स। ये 4 इदारे जो है ना, इनके लिए हमारे पास स्पेशल पैकेजेस हैं और हद से ज़्यादा डिस्काउंट है। और बाकी जहाँ तक बिज़नेस की बात है ना, तो पैसा कमाने के लिए हमारे पास जो बाकी ये जितने प्रोजेक्ट्स मैंने स्टार्ट में बताए हैं, वो सोसाइटीज़ बहुत हैं और उनके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट है हमें, क्योंकि हम डीलरशिप लेते हैं और डीलरशिप में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें आता है। हाँ, प्रॉफिट इसमें भी है, लेकिन बहुत आटे में नमक बराबर, हल्का फुल्का सा जो अखराजात ये हमारे निकलते हैं और थोड़ा सा बच जाता है। तो इसके अलावा एक्सपोर्ट का मेरा अपना ज़ाती बिज़नेस है। साल्ट की एक्सपोर्ट करते हैं हम, नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पैसा तो हम मेन वहाँ से कमाते हैं। ये एक जस्ट आप कह लें कि हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए एक वेलफेयर है हमारी तरफ से, एक तोहफ़ा समझ लें, गिफ्ट समझ लें, जो हम फ़ौजी भाइयों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, तो अगर देखें तो सरकारी इदारे तो ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस और भी हैं, लेकिन क्यों इन 4 इदारों को क्यों आप सपोर्ट करते हैं जो पाक आर्मी में आ जाते हैं? पाक नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स और ये वाले जो इदारे हैं पाक,
आर्मी में आते हैं, अब इनको क्यों स्पेशल सपोर्ट करते हैं? बाकी भी तो देखें, वो भी तो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए डिस्काउंट और ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? शहबाज, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये जो 4 इदारे मैंने काउंट करवाए हैं ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेंजर्स, ये 4 इदारे ऐसे हैं जिनके अंदर ना तो करप्शन है ना ही रिश्वत है। अगर इसके अलावा बाकी इदारे हम देखते हैं तो यकीन मानो उनको तनख्वाहों का नहीं पता होता कि कब उनकी तनख्वाह आई है, क्योंकि उनकी जो ऊपर की कमाई है ना वो इतनी होती है कि उसी से वो सब कुछ चला रहे होते हैं और सैलरी साइड पे। तो इन 4 इदारों में करप्शन नहीं है, रिश्वत नहीं है। इवन कि एक बॉल पेन यूनिट से बाहर निकालने पे बंदे का कोर्ट मार्शल हुआ है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि एक यूनिट से बॉल पेन लेके बाहर जा रहा था जो सरकारी था, तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इन बेचारों का कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, ये बाउंड होते हैं। अगर एक बंदा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या रेंजर्स में चला गया है तो वो सिर्फ उसी का ही एम्प्लॉय है। पार्ट टाइम वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसी तनख्वाह में उसने गुजारा करना है, फैमिली को भी चलाना है, सपोर्ट करना है, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदनी है तो उसी के अंदर उसने मैनेज करना है। तो इसलिए फिर हम जो है ना स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स इनको दे रहे हैं इन 4 फोर्सेस को। तो अगला सर से मेरा सवाल ये है, और अक्सर कमेंट भी आ रहा होता है लोगों का, वो पूछ रहे होते हैं कि ये बात की, जैसे कि आपने 9 मई वाले वाक़े पे उस का वाक़े को कंडेम किया आपने, जो आपका पर्सनल चैनल है साकिब मिन नासिरुल्लाह का, उससे आपने कंडेम किया। उसके बाद आपने बडग्राम वाले जो वाक़या था उसमें फ़ौज को सपोर्ट किया। अब बहुत ज़्यादा फ़ौज को सपोर्ट करते हैं आप, ये जो आपने बताया अब्दुल्ला विलेज में स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र फ़ौज के लिए, तो अक्सर लोग कमेंट भी करते हैं कि कहीं आपको फ़ौज फंडिंग वगैरह तो नहीं करती कि जिस वजह से आप इतना फ़ौज को सपोर्ट वगैरह कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ़ौज किसी को भी फंडिंग नहीं करती, फ़ौज सिर्फ निशान हैदर देती है। इसके अलावा चंद तमके फ़ौज के पास और हैं जो वो जिन से नवाजती है, या निशान हैदर जो मेरी किस्मत में नहीं था, रिटायर्ड हो गया मैं। तो इसके अलावा फ़ौज फंडिंग नहीं करती। हाँ, अब ये है कि देखो, मैंने पाकिस्तान नेवी के अंदर एक अरसा गुजारा है, एक टाइम पीरियड गुजारा है। वहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, ये मैं बेहतर समझ सकता हूँ, एक बाहर का बंदा बेहतर नहीं समझ सकता। अब उन भाइयों को सपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं उस सर्कल से निकला हूँ तो प्रॉपर्टी का मैंने शोबा बनाया, तो प्रॉपर्टी के शोबे में मैं उन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी पूरी एफर्ट में लगा रहा हूँ और उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। अच्छा सर, जितनी भी अब ये आप फोर्सेस देख रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, इनको मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक गवर्नमेंट रिहाइश भी प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ खाना पीना भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप इन पे क्यों इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको, कि इनके लिए अलहदा सोसाइटी भी लॉन्च कर दिया आपने, वहाँ पे प्लॉट बेचना शुरू किए, इन्हें फैसिलिटेट किया आपने, इन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप देखें ऑलरेडी गवर्नमेंट इनको इतना फैसिलिटेट कर रही है, इनको रिहाइश वगैरह दी हुई है, तो इसका रीज़न क्या है कि आप इतने इन्हें और फैसिलिटेट करते जा रहे हैं? बिल्कुल शहबाज, ऐसे ही बात है। गवर्नमेंट रिहाइश और खाना प्रोवाइड करती है। अगर वो पाक आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जितने भी जवान हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, साथ में रिहाइश दी जाती है। लेकिन जो अनमैरिड होते हैं, इन लिविंग्स होते हैं, जो यूनिट्स के अंदर ही रहते हैं, अच्छा, जो फैमिली मैन होते हैं, उनमें भी जो सीनियर होते हैं, सीनियरिटी वाइज काम चलता है, उनमें से कुछ सीनियर्स को नेवी कॉलोनीज़ हैं या एयरफोर्स की या आर्मी के क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे फैमिली के लिए एक फ़्लैट दिया जाता है, क्वार्टर दिया जाता है। लेकिन ये मिनॉरिटीज़ होती हैं, मेजॉरिटीज़ जो है वो सिविल एरियाज़ में रह रही हैं अपने बिहाफ पे रेंट के ऊपर। और जो रेंट पे रह रहे हैं, अगर लेट्स सपोज एक बंदा 15,000 रेंट दे रहा है, तो गवर्नमेंट 15,000 उसको नहीं रेंट प्रोवाइड कर रही, वो एक मामूली सा 3,000 3,500 की एक अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। बाकी फिर जो फैमिली के साथ सिविल एरियाज़ में रह रहे हैं उनका खाना पीना अपना होता है, गवर्नमेंट उनको नहीं प्रोवाइड करती। गवर्नमेंट सिर्फ प्रोवाइड करती है जो अंदर इन लिमिट्स होते हैं। इन अनमेरिड मैक्सिमम होते हैं और मैरिड भी होते हैं, लेकिन इन लिविंग रह रहे होते हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर नहीं रह रहे होते। अच्छा, अब यहाँ पे एक मामला हम ये देखें कि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि मज़ीद कॉलोनीज़ बना सके, क्योंकि शहर के अंदर ज़मीनें एक तो महंगी बहुत हैं इस वक्त, और फिर कॉलोनीज़ बनाना उस पर मज़ीद बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है। तो हम एक्चुअली उस कमी को फुलफ़िल कर रहे हैं कि एक बंदा जिसको गवर्नमेंट अभी तक घर अंदर प्रोवाइड कॉलोनी में नहीं कर रही, वो अपना प्लाट परचेज़ करके आहिस्ता आहिस्ता उसके इंस्टॉलमेंट पूरी करके फिर इंस्टॉलमेंट के अंदर, अच्छा, स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट में घर भी बना के देती है,
जो भी पाक फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है, तो एक अपना घर बना लेता है। अगर उसको अंदर कॉलोनी में फिर भी मकान नहीं मिलता, फ्लैट क्वार्टर नहीं मिलता, तो वो अपने घर में रह सकता है। या इसके अलावा अगर नहीं भी रहता, अंदर रह रहा है, तो बाहर उसको किराए पे दे सकता है। और जब रिटायर्ड होता है तो कॉलोनी उसको छोड़नी पड़ती है सरकारी, फिर बाहर ही उसको शिफ्ट होना होता है। तो कम अज़ कम उसके पास अपना घर हो, नहीं तो उसके बाद भी वो बेचारा किरायों पे ही धक्के खाता है। क्योंकि देखिए मेजॉरिटी जो है ना हमारी पाक फोर्सेस के अंदर, वो आपके केपी के, पंजाब, इंटीरियर सिंध यहाँ के लोग हैं, जो कराची आके, स्पेशली पाकिस्तान नेवी की अगर मैं बात करूँ, जॉब्स कर रहे हैं नेवी के अंदर। जब ये इनिशली आते हैं ना इनिशियल स्टेज पे, तो अपना इलाका छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और उनकी सोच यही होती है कि रिटायर्ड होकर मैं वापस जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वापस वो नहीं जा पाते। जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त वो बच्चों की तालीम को ज़ाया नहीं करते और उनको यहीं पे सेटल होना होता है हर हाल में। या अगर बच्चे नहीं भी पढ़ रहे और पढ़ चुके हैं, तो बच्चे उनको वहाँ शिफ्ट नहीं होने देते, क्योंकि वो वहाँ गांव के माहौल में एडजस्ट नहीं करते, तो मजबूरन उनको फिर यहाँ ही रहना पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने ये डिसीजन लिया नहीं होता प्लाट वाला, तो फिर उनके पास जो कम्यूट मिलता है उसके अंदर, तो शहर के अंदर प्लाट नहीं आता, घर बड़ी मुश्किल बात है, तो फिर दोबारा उनको किराए के धक्के लेने पड़ते हैं। तो इसमें चले इनको एक अपना प्लॉट मिल जाता है, वक्त के साथ उस पर घर बना लेते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वहाँ जाके ये लोग रह सकते हैं। तो सर मुझे याद है आपने अभी वीडियो के स्टार्ट में ये बोला है कि आपको ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो आप बताना पसंद करेंगे कि वो चैलेंजेस वगैरह क्या थे? शहबाज वाकई ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। अब देखिए उसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बजट, ये जो फोर्सेस के लोग हमारे होते हैं, बजट बड़ा शार्ट होता है, उस बजट में ऑथेंटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर शहर के अंदर प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपना फिल फोर घर बना सकें। शहर के अंदर तो आपको पता है कि बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी होती है, तो एक ऐसी ज़मीन का इंतखाब करना जहाँ पे कम बजट में इनको प्लाट मिले, उस ज़मीन का ढूंढना और ऑथेंटिक ज़मीन का ढूंढना, ये एक चैलेंज था। अच्छा, वो ज़मीन हमने सर्च की, उसके लिए हमने थोड़ा सा मेन रोड से अंदर ज़मीन ले ली, 300-400 मीटर अंदर, ताकि हमें ज़मीन जो है ना सस्ती मिले और इनको प्लाट सस्ता मिले। मेन रोड की ज़मीनें महंगी होती हैं तो प्लाट ऑटोमेटिकली महंगा चला जाता और इनका वो मसला हल नहीं हो सकता था। अच्छा, इससे जब हम बाहर आए तो फिर सोचना था कि जो पाकिस्तान ने भी है स्पेशली 2-2 महीने ये सी में चले जाते हैं, तो कराची के अंदर कब्ज़े का एक बहुत बड़ा रुझान है, फौरी तौर पर आपके प्लाट पे कब्ज़ा हो जाता है, तो उस चीज़ से सेव करना था। अच्छा, अब उसके लिए जब हमने ये साइट ख़रीदी, ज़मीन ख़रीदी, तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है, एक जंगल बेअबान था, झाड़ियाँ कीकर, उसकी सफाई करवाई, फिर उसका लेवलिंग की, फिर वहाँ पे एक हमने साइट ऑफिस बना दिया 1 कनाल का तकरीबन। साइट ऑफिस पे फिर कुछ फैसिलिटीज़ जैसे वाशरूम, किचन वगैरह वो प्रोवाइड की, ताकि जो जाए वहाँ पे आराम कर सकें कुछ देर। फिर वहाँ पे हमने गार्ड्स रख दिए, दिन का एक अलग गार्ड रखा है, रात का अलग, और मुसल्ला गार्ड विद वेपन। तो अब इससे, और दिन में 3-4 बंदों का एक साइड पे स्टाफ होता है, तो बाहर से कोई आके किसी के प्लाट पे भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। जो यहाँ पे परचेज़ कर रहा है वो बंदा जहाँ भी जाए उसके प्लाट की टोटली ज़िम्मेदारी हम पे होती है। अब ऐसा भी है कि 1.5 साल हो गया लोगों को प्लाट लिए, कभी गए ही नहीं है साइट पे, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी पे उनका प्लाट पड़ा है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो कराची के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा था। एक स्टाम्प पेपर सिस्टम होता है, और अब उसका एक अलग चैप्टर है कि वो फ्रॉड किस तरह किया जाता है, उसको एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो उस चीज़ को हमने ख़त्म किया, स्टाम्प वाले सिस्टम को, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में नहीं करते, अभी ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं इस चीज़ को बेहतर से समझ सकें कि प्रॉपर्टी जो होती है ना, ज़मीनें, ये 2 किस्म की होती हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन तो बहुत सारी हैं, सर्वे लैंड, फॉर्म 2, फॉर्म 7 या नॉ क्लास, या वो तो अलग क्लासिफिकेशन चलती हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, वैसे तो प्रॉपर्टी या तो प्राइवेट बंदे के नाम पे होती है या सरकारी इदारे के नाम पे होती है। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसको हमारी टर्म में, प्रॉपर्टी की टर्म में शामलात कहा जाता है। अब शामलात को अगर हम देखें तो एक्चुअली वो सरकारी इराज़ी ही है। अब कराची में क्या है, बासर इंसान कोई भी उस
शमला ज़मीन पे कब्ज़ा बना के प्लाट सेल करना शुरू करता है और कास्ट बहुत कम रखता है। जो रेट होते हैं ना 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक, ताकि यकमुश्त किसी से वो पैसा लिया जा सके। अच्छा, एक बंदा वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है और यकमुश्त उनको पैसा दे रहा है 2-3 लाख रुपया, तो उसके बदले में उनको जस्ट एक स्टाम्प पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर जो दे रहे हैं उसका नाम दर्ज नहीं होता, एक रैंडम बंदे का नाम दर्ज होता है और पेमेंट भी वो कैश ली जाती है। अच्छा, एक प्लॉट 4-4, 5-5 बंदों को सेल किया जाता है। अब 4-5 बंदों को बाद में उनका आपस में झगड़ा होता रहता है। एक बंदा अगर साइड पे नहीं गया, दूसरे ने जाकर घर बना लिया, तीसरा आया, झगड़ा हुआ, वो मामलात फिर आपस में इंटरनली उनके चलते रहते हैं। चले, अगर एक बंदे का कब्जा उस पर कायम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट कल को एक्शन लेगी और बिल्डोजर चला देगी, शावर चला देगी, सारा डिमोलिश कर देगी, तो फिर वो उसका जो कंस्ट्रक्शन की कास्ट है वो भी ज़ाया जाती है। अब आपके सामने कराची में कई मिसालें हैं। इमरान खान का जब दौर आया था स्टार्ट का, तो कितनी प्रॉपर्टीज़ डिमोलिश की गई। और नेस्ला टावर बहुत बड़ी मिसाल है, जो कि शमला ज़मीन पे कुछ हिस्सा उसका आ रहा था, लेकिन पूरा नेस्ला टावर गिराया गया। तो ये इस चीज़ को फिर हमने बड़े तरीके से ना साफ़ सुथरा एक निज़ाम बनाया है कि फ़ाइल सिस्टम, फ़ाइल प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। फिर एक करेंसी नोट के नंबर से उसको हम सेव करते हैं। जो हमारे पास वेरिफिकेशन का डाटा होता है वो एक करेंसी नोट से होता है जिसकी हम पहचान करते हैं। अगर किसी की फ़ाइल गुम हो जाती है, स्नैच हो जाती है, तो जस्ट वो एक FIR करवा के कापी हमें देता है, हम डुप्लीकेट फ़ाइल बना के देते हैं और उसका जो करेंसी नोट का सीरियल है वो चेंज कर देते हैं। अब जो फ़ाइल गुम हुई है वो जिसको मिली है उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन ही हमारे पास नहीं होनी। अच्छा, फिर टोटल हमने ना एक ट्रांसफ़र का सिस्टम रखा है। इस तरह नहीं है जिस तरह स्टाम्प पेपर चलता है, एक बंदे ने ख़रीदा, स्टाम्प दे दिया, उसने दूसरे को स्टाम्प दे दिया, पैसे ले लिए। नहीं, अगर कोई प्लाट बेचेगा तो दोनों पार्टीज़ ऑफिस आएंगी, दोनों के जो है ना साइंस होंगे और थंब इम्प्रेशंस होंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र फ़ीस पे होगी और एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे वो प्लाट ट्रांसफ़र होगा। तो इस चीज़ को हमने बड़ा ही महफूज बना दिया। अब अगली बात मैं करूं तो कैश मतलब पेमेंट। अब कैश पेमेंट कोई किसी को करता है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। तो उसको हमने इस तरीके से महफूज किया है, कंपनी अकाउंट में कैश पेमेंट कंपनी अकाउंट में हम पेमेंट मंगवाते हैं ताकि जो पेमेंट कर रहे हैं उसके पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि कंपनी को पेमेंट की है और हमारे पास भी वो महफूज रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना टैक्स पेयर हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि बैंक अकाउंट में कौन लोग पेमेंट्स नहीं लेते, एक फ्रॉडी और एक चोर। एक जिन्होंने फ्रॉड करना होता है अकाउंट में नहीं लेते ताकि मुखालिफ पार्टी के पास कोई प्रूफ ना रहे, और दूसरा जो टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स पेयर हैं, हमारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, और हम टैक्स अदा करते हैं, इनकम टैक्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा शहबाज, इसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल प्रॉपर्टी के अंदर हैं जिनको जो है ना शॉर्टली हम कवर नहीं कर सकते, एक ब्रीफली टॉपिक है हमारा। उन सब मसले मसाइल को हमने हल करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लो बजट प्रोजेक्ट जो कि एक आम बंदे की पहुंच में है और सरकारी मुलाजमीन की पहुंच में है। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने 3 मोड रखे हैं पेमेंट के। एक नेट कैश पे सरकारी मुलाजम को हम 35% डिस्काउंट देते हैं, 35%। अगर कोई डाउन पेमेंट पूरी कर रहा है तो 10% उसको हम डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, एक बंदा है जैसे मतलब हमारी टर्म में उसको यूटी कहा जाता है, अंडर ट्रेनिंग या रिक्रूट। अब वो बेचारा उसके पास डाउन पेमेंट ही नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है, अभी बेचारा आया 6 महीने, साल, 1.5 साल हुआ है, तो इतनी वो डाउन पेमेंट अदा नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने एक अलग प्रोसीजर बना दिया है कि विदाउट डाउन पेमेंट वो शुरू कर सकता है। डायरेक्ट पहली इंस्टॉलमेंट जो उसकी होगी वो डाउन पेमेंट काउंट हो जाएगी और इसी को वो आगे लेके चलेगा। तो ये सारे मसले मसाइल जितने भी प्रॉपर्टी के थे इस प्रोजेक्ट पे ला के हमने सब हल कर दिए हैं, और एक फ़ौजी बंदे के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करना इंतहाई आसान बना दिया है, और वो भी ऑथेंटिक प्रॉपर्टी।
तो नाजरीन, वैसे तो हमने ये पॉडकास्ट बनाई थी कि ताकि आपको जितनी भी डिटेल्स हैं इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अब्दुल्ला विलेज के रिलेटेड या प्रॉपर्टी की आगाही आपको दे सकें, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो ये डिटेल्स एक वीडियो में दे पाना मुश्किल है। इसलिए हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 भी हम लॉन्च करेंगे। अभी ये जो पार्ट है पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पे हम फॉलो कर लें स्टेट से मार्केटिंग को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।